सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं बिहार स्पेशल। और ये जो बिहार स्पेशल मैं कवर करने जा रहा हूं, ये इसका जो मेनली जो बेस रहेगा, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और बिहार बजट 2023-24। मेनली इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पूरा एक कंपाइल करके बिहार स्पेशल का ये सीरीज़ आज से शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का जो सर्वे आया उसमें सब मिला के 14 चैप्टर दिया है, जिसमें कि लगभग 575 पेज है। ठीक। और जो बजट का जो पेज है वो लगभग 100 के आसपास है। तो अगर दोनों को अगर मिला जाए तो लगभग 675, मतलब कि 700 पेज है ये दोनों मिला के। और इस 775 पेज को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा, चाहे वो यूज हो पीटी में या मेंस में या एसए में या इंटरव्यू में, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं एक पूरा दोनों का कंपाइल करके वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में दो मेनली टॉपिक कवर करेंगे और ये इकोनॉमिक सर्वे के ही बेस पे करने जा रहा हूँ। और इसमें देखिए आपको टॉपिक यहाँ दिख रहा होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ये जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर में यही दिया गया है। और जो इसका थर्ड चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे का है, बिहार कृषि एक समग्र अध्ययन। तो आज इस लेक्चर में दो जो है चैप्टर कवर करेंगे। और इसी में मैं बजट में, जैसे एग्रीकल्चर में बजट को लेकर क्या प्रावधान हुआ है वो भी मैं कवर कर लूँगा। और ये जो लेक्चर है ये पीटी के लिए, जो पीटी आपका 69th होने वाला है उसके लिए, फिर जो अभी मेंस 68 होगा और 69th मेंस होगा उसके लिए, फिर अभी जो आप लोग एसए लिखिएगा 68 69 उसके लिए, और जिनका इंटरव्यू होगा 67 या 68 के लिए आगे, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बिहार बीपीएससी अभी पिछले अगले एक साल तक मोटा मोटी जो भी एग्ज़ाम लेगा ना, उसमें आपका इसका डेटा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और बजट 23-24 का डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये नोट्स को मैं इस तरह से बनाया हूँ ताकि जो है ना पीटी मेंस एसए और इंटरव्यू सब में आपका इक्वली यूजफुल हो जाए। तो इसका जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर जो है ना कर दूंगा। हालांकि बिहार कृषि का जो है ना ऑलरेडी आज से 2 दिन पहले मैं पीडीएफ शेयर कर दिया था, और इसका नहीं किया हूँ बिहार अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन, इसका भी मैं आज कर दूंगा। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे और इस पीडीएफ को ले लेंगे। और नहीं हो सके तो, अगर पीडीएफ तो खैर आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन अगर हो सके तो इसका शॉर्ट में जो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसका आप नोट्स भी बना सकता हूँ। और इसे ध्यान रखिएगा, कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे ही जो है ना आपका ये मेरा इकोनॉमिक सर्वे बजट का आ जाएगा। टोटल मैं बोला ना अब लगभग 700 के आसपास पेज है, और मैं कोशिश करूँगा इन 700 पेज को लगभग 100 से लेके 120 पेज में कंपाइल करके आपको देने का। और उसका पीडीएफ भी, और इसी टेलीग्राम इसी यूट्यूब पर हर एक का वीडियो भी मिल जाएगा। मतलब कि मोटा मोटी समझिए कि पूरा एक तो बिहार स्पेशल भी हम कवर कर लेंगे, और ख़ासकर इसमें इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और भी जो भी चीज़ आएगा वो हम सब इसी में लेक्चर में कवर कर लेंगे। और सब मिला के 6 से 7 वीडियो में बनाऊंगा जो कि आधे घंटे का होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वही बार बार बोल रहा हूँ, पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, आप इसका यूज करेंगे। तो चलिए आज का जो है ना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने के लिए एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि एक चीज़ होता है कि हम इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ें उसका मैं सिर्फ अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी वीडियो के लास्ट में और मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन। देखिए क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जो सबसे जो ना बेहतरीन जवाब है, ये 66 मेंस जब हुआ था, सेकेंड पेपर इकोनॉमिक में 3 क्वेश्चन पूछा था, 66 की बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खंड 2 है, ये पेपर ही है। ये देखिए 66 में, सॉरी 66 का एक मैं दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए 66 का एक क्वेश्चन है सेकंड पेपर का। इसमें एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा था, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर
भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन करें। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है दूसरा, बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का मुख्य कारण क्या है। सरकार इन असमानताओं को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। एक क्वेश्चन और था, जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इन संबंध में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। एक और था, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरकार की योजना को समझाइए। अगर ये क्वेश्चन आप देखिएगा, चारों का चारों डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। और अभी जब मैं लेक्चर लूँगा तो इसमें आपको एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली अभी मैं खुद आंसर इसका बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये जो पूछा है 3 वर्षों वाला। बाकी ये जो क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे का जब मैं लेक्चर लूँगा तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगा। इस सब का आंसर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया है। और ये तो चूँकि जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके पिछले जो सर्वे आया था उसमें इन सब चीज़ों का काफ़ी बेहतरीन ढंग से सर्वे में दिया गया था। और इस बार जो 66th में जो एक एग्ज़ाम हुआ है सेकंड पेपर का, उसमें एक जीविका का क्वेश्चन पूछा, वो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे लास्ट बार का उठा के दिया। इसलिए सर्वे का बहुत ही बड़ा रोल है। मेंस के एग्जाम में तो है ही, डायरेक्टली आपको इकोनॉमिक सेक्शन का लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। और बाकी जो इकोनॉमिक आप तो ऐसे आ गया और भी में आपका यूज होगा। और पीटी में तो खैर यहाँ से मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है। तो बहुत ही बड़ा इसका रोल है। इसलिए इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से देखिए और इसको शॉर्ट में जो है ना नोट डाउन कीजिए। और बाकी जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा मैं इसमें मेंस का लगभग इकोनॉमिक सर्वे के बेस्ड पे मेंस का लगभग जो है ना आपको 20+ क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसी सर्वे के 20 से ज़्यादा ही करा दूंगा। बाकी कुछ पीटी का भी प्रैक्टिस करा दूंगा जो कि एग्ज़ाम में आने वाला रहेगा। तो बस इसको आपको लगातार जितना भी फ्री आएगा उसको लगातार आपको देखते रहना। आइए आज का जो पहला जो वीडियो शुरू करते हैं वह सही ढंग से। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें है कि बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। तो पूरा का पूरा इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में बिहार की इकोनॉमी किस किस तरह से आगे बढ़ी है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। और जो 66 में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा है। तो इसमें जो है ना, अब आइए इसको हम शुरू करते हैं। जब इसका आप सर्वे का इस चैप्टर का पहला लाइन जब पढ़िएगा उसके भूमिका में ही लिखा हुआ है, सर्वे की भूमिका में ही, कि कोरोना महामारी के बाद वर्ष 21-22 से राज्य की अर्थव्यवस्था उबर रही है। मतलब कि 2 साल लगभग तो पूरे देश की इकोनॉमी या पूरी दुनिया और पूरे बिहार की भी इकोनॉमी कोविड से प्रभावित रही, ये बात यहाँ लिख रहा है। और अब जो है ना उबर रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। इस कारण वर्ष 2021-22 में बिहार की जो GSDP है, ये GSDP क्या है, इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है ये 10.98% हो गई है, जबकि राष्ट्र स्तर पर 8.68% थी। देश के सभी राज्यों के बीच अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बिहार में तीसरा सबसे तेज वृद्धि वाला राज्य है। पहले पे कौन है, आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे बिहार। अब देखिए यहाँ से जो है ना, अगर आप मेंस का अगर कोई आंसर लिखे इस भूमिका का आप यूज कर सकते हैं। अब पीटी में देखिए क्या है, पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021-22 में बिहार की जो है ना GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है। तो यही क्योंकि आपको पता है कि इस बार भी 68 का जो पीटी का क्वेश्चन है उसमें ना परसेंटेज में डेटा पूछता है इकोनॉमिक सर्वे से। इसको याद रखना पड़ेगा, 10.98% जो इस बार जो ना ग्रोथ रेट रहा है। और पूरे इंडिया का लेवल इतना रहा। और इंडिया में बिहार तीसरे रैंक पे है। ये भी आपको तीनों चीज़ पीटी में पूछ सकता है। और आप इसका मेंस में भी ना, या नहीं तो अगर ऐसे अगर कभी कभी लिखेंगे क्या क्या उपलब्धि बिहार की रही है आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। एक और देखिए यहाँ फैक्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की जो अनुमानित जनसंख्या लगभग 12.49 करोड़ है। आप ये भी ये मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, ये जो है ना अभी लेटेस्ट जनसंख्या आयोग का एक ऐसा अनुमान है कि बिहार की जनसंख्या इतनी हो गई है, मतलब 12.5 करोड़ के आसपास। अब देखिए इसमें आगे है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर इसमें क्या है,
सर्वे ये कहता है कि विगत 5 वर्षों में, 5 वर्षों का मतलब जब भी हम इस पूरे लेक्चर में बोलें तो आप ये समझें 2017 से लेके 22 तक की बात कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जो है ना बिहार का जो GFDP जो स्थिर मूल्य पे, देखिए दो मूल्य होता है, स्थिर मूल्य मतलब कि जब हम GDP जब किसी एक बेस ईयर पे काउंट करते हैं, अभी बेस ईयर क्या है 2011-12 है, और करंट प्राइस क्या होता है वर्तमान मूल्य जब हम महंगाई को उसमें जोड़ के जब GDP हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे GSDP जो है ये किस पर है, स्थिर मूल्य पर, मतलब कि वार्षिक जो पिछले 5 वर्षों में देखा जाए ना 4.6 बढ़ी है, वार्षिक की बात कर रहा हूँ ये, ठीक ना। ये तो खैर 2021-22 में एक साल का दिखा रहा है कि 10.9% हुआ, लेकिन ये जो 5 वर्षों की जो है ना वृद्धि दर है। और यहाँ देखिए मैं इसको कैसे कैसे बिहार की जो इकोनॉमी जो रेट बढ़ रही है, हम इसको एक लाइन ग्राफ में बना के लाए हैं। देखिए यहाँ पे ये मिडिल वैल्यू है, 0 से लेकर यहाँ 11 तक वैल्यू। अब देखिए ये 12-13 है, ये 12-13 है, ये 13-14 है, 14-15 है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। अब देखिए अभी जो है कितना है, लगभग वही यहाँ 11 है, मतलब वही 10.98% आप इसको समझिए। और देखिए और 12 कितना था 3 अब देखिए फिर बढ़ा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। और ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये निगेटिव में आया था, ये कोविड का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक तो आप इस लाइन ग्राफ का यूज आप डायरेक्टली मेंस में कर सकते हैं, जो कि 66 में जो क्वेश्चन पूछा मेंस में, आप डायरेक्टली इस लाइन ग्राफ का दिखाएंगे कि हाँ कैसे पिछले कुछ वर्षों से बिहार का ग्रोथ रेट ना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये कोविड के पहले का ही क्वेश्चन था, कोविड के मतलब हाँ हो चुका था उसमें। तो आप ऐसा भी लाइन ग्राफ वहाँ बना सकते हैं। अब देखिए अगर जो पीटी में अगर क्वेश्चन टफ कर देगा तो क्वेश्चन ये पूछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का जो ग्रोथ रेट है, GDP का जो ग्रोथ रेट है, क्या पिछले 5 वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि हुई है? तो आपको क्या लग रहा है, हमेशा सकारात्मक वृद्धि नहीं हुआ है, यहाँ देखिए निगेटिव भी हो रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप हैंडल करने के जब तक आप इस बारीकी को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल। और चूंकि अब तो क्वेश्चन का पेपर भी क्वेश्चन का लेवल भी बिल्कुल ही UPSC की तरह हो रहा है, आपको इकोनॉमिक सर्वे को इसी एंगल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए इसमें ये मैं सर्वे का ही मतलब ये पेज का पिक्चर खींच के लाया हूँ। इस पेज का खासियत ये है कि इसमें ना ग्रोथ रेट जो दिखाया गया है, मतलब 12-13 से लेकर 2021-22 तक, और इसमें इंडिया का भी और बिहार का भी। तो ये देखिए आपको, ये देखिए बिहार का आपको दिख रहा है, और बिहार देखिए अभी बढ़ के कहाँ आ गया है, लगभग 11% के आसपास है। और ये देखिए इंडिया का देखिए फिर बढ़ा है, फिर देखिए फिर घट रहा है। और फिर कोविड में देखिए इंडिया का तो बहुत ही खराब स्थिति था, मतलब पूरे लेवल पे -6.6 था। और अभी धीरे धीरे जो है इसका ग्रोथ रेट इंडिया का भी हो रहा है। लेकिन देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अभी पिछले कुछ वर्षों में बिहार की जो इकोनॉमी है, बिहार की इकोनॉमी नेशनल लेवल की इकोनॉमी से बेहतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, अगर आप लाइन को अलग ही है, मतलब आप ये भी दिखा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार की इकोनॉमी नेशनल लेवल से ना काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी वही चीज़ देखिए, ये पिछले कुछ जो है ना 3 वर्षों का दिया हुआ GDP का ग्रोथ है। 17-18 में देखिए 7.9 था, फिर 18-19 में 10.9 हो गया, फिर 19-20 में 4.4 है, और फिर देखिए कोविड का काल है -3.2, और अभी देखिए लेटेस्ट कितना है 11.10 में। और एवरेज जो है पिछले 5 वर्षों को देखिएगा ना ये 4.6 है। आप इतना डेटा मतलब कि मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेंस जब दीजिएगा तो आपको डेटा बाकी देखिए नेशनल लेवल का यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर बिहार राज्य का घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय देखिएगा, यहाँ देखिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पे जो है 21-22 का याद रखिए, ये लगभग 428.06 जो है ना हज़ार करोड़ है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, चार जो है ना 4 लाख जो है ना 4 लाख जो है ना 228 जो है ना लाख करोड़ है, इसको बोल सकते हैं। दूसरा वर्तमान मूल्य पे जो है ये कितना है आपका, वर्तमान मूल्य पर जब इसमें आइएगा तो इसमें सिंपल है, ऐसे तो ये 775.45 ये हज़ार करोड़ में है। अगर आप इसको और सिंपल फॉर्म में बोलना चाहते तो ये सिंपल है 6.75 लाख करोड़, ऐसे इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ जो प्रति व्यक्ति जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, देखिए स्थिर मूल्य पे जो है ना 21-22 में 34,465 है मात्र।
और वही वर्तमान मूल्य पे आपका 54,383 हो गया। और ये डेटा काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको मान लीजिए कि बिहार में क्या आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं, अब देखिए बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है, 50-55 हज़ार के आसपास है। तो ये भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं, या तो पीटी में पूछ सकता है। बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको वीडियो पर देख लेकर देखना हो। बाकी वही चीज़ यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि जो है SGDP जो है ना स्थिर मूल्य पे मैं बता ही दिया, ये भी बता दिया, और पर कैपिटा इनकम भी यहाँ आपको मैं बता दिया। आपको ये छोटा सा डेटा याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में इसको लिख सकें। अब यहाँ हम आते हैं कि जो क्वेश्चन 66 में पूछा कि इकोनॉमी में इतना जो ग्रोथ रेट हो रहा है उसका किन किन क्षेत्रों का क्या क्या भागीदारी है। अब देखिए यहाँ मैं क्षेत्रगत जो हर एक सेक्टर में कितना कितना ग्रोथ रेट हुआ है, अब उस चीज़ को लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिखा हूँ किसी अर्थव्यवस्था का जो है ना क्षेत्रगत मतलब सेक्टर वृद्धि दरों से विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष प्रदर्शन और समग्र अर्थव्यवस्था के ढांचागत में क्या क्या चेंजेज हुआ उसका हमको एक मोटा मोटा अनुमान मिल जाता है। प्राइमरी में कितना हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ। अब यहाँ देखिए 3 वर्षों का अगर आप देखिएगा बार ग्राफ, देखिए यहाँ प्राथमिक वृद्धि दर लिखा गया है, यहाँ द्वितीयक लिखा गया है, और यहाँ आपको क्या लिखा गया, तृतीयक लिखा गया। तो यहाँ देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है देखिए बढ़ रहा है, बिहार का है ये, ठीक ना। फिर देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या ये 3 साल का है, 19-20, 20-21, 21-22, तो यहाँ वही है। तो ये देखिए 19-20 में तो ज़्यादा था, लेकिन कोविड में देखिए माइनस हो गया था प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में, अभी फ्यूजन बढ़ा है। अब फिर देखिए सर्विस सेक्टर में देखिए 2019-20 में ठीक था, लेकिन कोविड में माइनस हो गया था, और अभी जो है 13.13% वृद्धि दर है। ये 3 साल का पर ईयर का ग्रोथ रेट है। तो आप इसको भी दिखा सकते हैं ऐसे, अगर प्रश्न पूछेगा 3 वर्षों का पूछा, 3 वर्ष आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। अब यहाँ देखिए डिटेल्स में बता दिया, उसी बार ग्राफ का मैं थोड़ा सा वर्णन कर दिया हूँ। प्राथमिक क्षेत्र लिख दिया हूँ। वर्ष 21-22 में बिहार और भारत के प्राथमिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों के बीच अंतर सर्वाधिक था, जबकि बिहार की वृद्धि दर 9.6 था और भारत का मात्र कितना था, 4.1 था। और पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक वृद्धि दर कितना है, 4.5% बिहार का रहा है। मतलब कि अगर प्राइमरी फैक्टर का देखिएगा बिहार का ना 21-22 में कितना है, 9.6% है। वही इंडिया का कितना है, 4.1, यहाँ भी ज़्यादा है। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर के अगर इसमें भी कई सारा सेक्टर होता है, तो अगर इसमें आप देखिएगा तो 2 बहुत बड़ा क्षेत्र का योगदान रहा है। एक तो पशुपालन वाला का, और दूसरा मत्स्य पालन और जल कृषि। तो पशुधन का जो जीडीपी में जो योगदान रहा है ये कितना, 9.5% इसका ग्रोथ रेट है, और इसका 6.7% रहा है। और जो माइनिंग और जो उत्खनन होता है उसका जो है ना वृद्धि दर कितना, 9.9% यहाँ पे देखा गया है। ये प्राइमरी फैक्टर में आप इतना एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ डेटा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं दे ही दिया यहाँ पे कितना कितना वृद्धि दर हो रहा है। यहाँ 3 साल का देखिए प्राइमरी फैक्टर है, यहाँ पे द्वितीयक है और यहाँ तृतीयक है। देखिए 3 साल का डेटा यहाँ दिया है, ये अभी का 9.6 है, और इसका सेकेंडरी का 21-22 का 3.4 है, और टर्सरी का 21-22 का 13.3 है। और यहाँ मैं 8 मतलब कि सर्वे का ही टेबल है, ताकि जो है ना आपको डेटा यहाँ से मतलब कि आराम से इसको याद कर सकें, क्योंकि इस तरह का टेबल जो है ना थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी यहाँ नेशनल लेवल का भी दिया है, इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको एक बार याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए वही चीज़ अभी जो कैसे कैसे जो है ना स्थिर मूल्य पे हमारा जो जीडीपी कैसे कैसे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ भी 5 साल का डेटा आपको दिया हुआ है। और प्राइमरी सेक्टर में जो है ना कितना कितना यहाँ पे हिस्सेदारी प्राइमरी सेक्टर में अभी जो है लेटेस्ट जो है बिहार में जो है ना 21.2% जो है जीडीपी में इसकी क्या है हिस्सेदारी, 21.2। अगर आप सेकेंडरी में आइएगा तो 18 पॉइंट कितना है, 1 है। और जो सर्विस सेक्टर में कितनी जीडीपी में हिस्सेदारी बिहार की है, इसमें आपका देखिए 60.7% है। तो अब इसको यहाँ पे जो है एक बार, अब इसमें देखिए द्वितीयक क्षेत्र में जब आइएगा तो इसमें पिछले 5 वर्षों में जो सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 1.4 मात्र रहा है, ठीक ना। इसमें भी जो विनिर्माण माइनस में है, विद्युत गैस में सबसे ज़्यादा हुआ है 14.4%, और निर्माण में 1.1% है। सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार के लिए होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पिछले 5 वर्षों में ग्रोथ रेट ना 4.5 रहा है। इस क्षेत्र के जो और भी जो इसके उप क्षेत्र हैं, जो सब सेक्शन है, उसमें काफ़ी योगदान किया है जीडीपी में। जैसे कि वायु परिवहन में 10.5% योगदान है, 21 भंडारण 21.3%,
वित्तीय सेवा में 12.6% और लोक प्रशासन में 9.3%। ये ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है टर्फरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र बिहार के भी इकोनॉमी में। तो आप देखिए वही अभी इसके पहले जो मैं आपको टेबल दिखाया था वहाँ यही दिखाया था कि बिहार अर्थव्यवस्था का जो एक ढांचागत संरचना में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वही यहाँ देखिए क्या लिखा हूँ, जीएसडीपी मतलब राज्य का जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होने पर किसी भी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। ऐसा तब और अधिक होगा जब वृद्धि दर ऊंची हो, जैसा कि बिहार के मामले में है, क्योंकि बिहार का ग्रोथ रेट लगभग 10% के आसपास ही रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आय बढ़ने से मांग का पैटर्न प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों से बदलकर लोग द्वितीयक और तृतीयक उत्पादकों की ओर हो जाता है। लोगों के पास इनकम आता है तो लोग प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। तो वही बिहार में भी धीरे धीरे हो रहा है। तो यहीं पे देखिए जो अभी आपको मैं टेबल दिखाया उसी का एक जो पाई चार्ट है यहाँ दिखाया गया है कि 17-18 में जीडीपी में किस किस सेक्टर कितना योगदान था और अभी लेटेस्ट 21-22 में कितना कितना योगदान है। आप देख सकते हैं 17-18 में प्राइमरी सेक्टर का 21.6 था और अभी वर्तमान में इस साल कितना है, 21.2% है। फिर सेकेंडरी का 21.1 था और अभी ये घट के 18.1 हो गया है। और यहाँ आपके देखिए तृतीयक का 58.3 था और अभी ये बढ़कर 60.7% हो गया। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लगभग ठीक मतलब एवरेज ही, मतलब नहीं ज़्यादा बढ़ नहीं घट रहा है। लेकिन हाँ दिक्कत ये है कि सेकेंडरी सेक्टर मेरा घट रहा है, ये नहीं घटना, इसकी वृद्धि होनी बहुत जरूरी था, लेकिन ये नहीं। सेकेंडरी सेक्टर बिहार में जो है और घट ही रहा है, मतलब कि जीडीपी के शेयरिंग में। और प्राइमरी सेक्टर भी 6 था, अभी कितना है 21.2 है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा गिरावट ही देखा गया है। ऐसे करके आप अपने इकोनॉमी बिहार के जो है स्ट्रक्चर के समझ सकते हैं। यहाँ देखिए वही उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे सर्वे का ही पिक्चर, इसको आप देख सकते हैं वीडियो पॉज को सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए जो अभी आपको मैं पाई चार्ट दिखाया इसमें क्या पता चलता है, 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार करने से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी जो है ना पहले 21.6 थी, अभी जो है ना 21.2 हो गई, घट ही गया है। द्वितीय क्षेत्र में गिरावट आई है, पहले 20.1 था, अभी 18.12% की गिरावट आई है। और तृतीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो कि अभी 58 से लेके क्या हो गया है 60 तक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार जैसा राज्य जो है, देखिए अर्थव्यवस्था में बदलाव का एक सिस्टम ये होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग होते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर टर्सरी में जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बिहार और भारत के लेवल पे क्या हो रहा है, सीधे हम लोग प्राइमरी से कहाँ टर्सरी शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बार यूपीएससी पूछा था आखिर क्या वजह है कि भारत की इकोनॉमी जो है ना सीधे प्राइमरी से टर्सरी की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ना हमने सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, विनिर्माण उद्योग पर अधिक फोकस नहीं किया, और हमने सर्विस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया। और जब उदारीकरण वैश्वीकरण आया तब से तो आपका टर्सरी सेक्टर और ज़्यादा ग्रोथ कर है, इसलिए ना हम लोग सीधे प्राइमरी से कहाँ शिफ्ट कर गए हैं, टर्सरी में शिफ्ट कर गए। अधिक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को मैं हालांकि जब टेस्ट लूँगा तो मैं इस क्वेश्चन को दूंगा, उसका मोड आंसर भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा। अगला इसमें जो टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का उसमें है क्षेत्रीय विषमता। क्षेत्रीय विषमता इसमें सर्वे कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार की वार्षिक वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ऊंची रही है, नो डाउट है, लेकिन इस वृद्धि के बावजूद भी जिलों के बीच विषमता अभी भी बिहार की अर्थव्यवस्था की पहचान है, ये खुद सर्वे बोलता है। और मैं इसी को क्वेश्चन बना दिया, देखो क्वेश्चन मैं क्या बनाया हूँ, पिछले कुछ वर्षों में बिहार की वार्षिक वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ऊंची रही है, ठीक, लेकिन इस वृद्धि के बावजूद जिलों के बीच विषमता अभी भी बिहार की एक पहचान है। इसके कारणों की चर्चा कीजिए, और मैं इसका एक कंप्लीट अभी आपको मॉडल आंसर में बताने जा रहा हूँ। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे राज्यों के बीच जो है ना आर्थिक जो है ना असमानता अपने को देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि क्षेत्रीय विषमता अर्थात विकास प्रक्रिया का लाभ जो है ना सभी 38 जिलों तक समान रूप से नहीं पहुँच रहा है। असमानता की इस परिघटनाओं का एक जो है ना मुख्य सूचक प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद मतलब जिला घरेलू उत्पाद मतलब कि पर कितना जो है ना जिले में कितना प्रति व्यक्ति इसका योगदान है। तो सर्वाधिक जो है एक व्यक्ति ने 1.15 लाख रुपया जो है ना
पटना का है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा है। और सबसे कम किसका है, शिवहर का, मात्र जो है ना 0.1 लाख प्रति व्यक्ति वहाँ का जो है ना प्रति व्यक्ति जो है सकल जिला घरेलू उत्पाद है। क्वेश्चन एक बार पीटी में इस बार पूछा है, तो सबसे किसका कम हो गया, शिवहर का हो गया। सबसे अधिक किसका हो गया, पटना का हो गया। ओके, मतलब कि इसमें यह है कि उस पूरे राज्य में जितना पैसा है उसको वहाँ के टोटल आबादी से भाग करके ये प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। दूसरा एक और है, जिले के बीच आर्थिक विषमता का पता निम्न 3 सूचकों से भी लग सकता है। जैसे पेट्रोल खपत, तो सबसे अधिक पेट्रोल खपत पटना होता है, फिर सेकंड पे मुजफ्फरपुर, सबसे कम बांका, फिर दूसरा जो है ना लखीसराय। डीजल खपत सबसे अधिक कौन करता है, पटना करता है, सबसे कम शिवहर में होता है। प्रति व्यक्ति जो लघु बचत, जो बैंकों में जो लघु बचत सेविंग है, वो पटना के लोग सर्वाधिक करते हैं, अररिया के लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। ये कुछ पैमाना के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी जो है आर्थिक विषमताएं पाई जाती है। और इसी चीज़ को मैं देखिए टेबल भी ले दिया हूँ, आप इस टेबल को प्लीज़ एक बार याद ही कर लीजिए, क्योंकि पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेंस में तो आपको पूछेगा ही। अगर आपको लिखना होगा विषमता के बारे में तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इस चार्ट को। तो ये हो गया। तो अब इसमें जो है ना ये पूरा का पूरा जो चैप्टर फर्स्ट में इतना ही था। अब देखिए यहाँ पे एक मैं जो है अलग से क्वेश्चन बनाया हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है एक बार कि बिहार के प्रादेशिक विकास समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा सुधारों के उपाय बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रादेशिक विकास समस्या। प्रादेशिक विकास समस्या का मतलब ये होता है कि बिहार में जो है ना जो क्षेत्रीय स्तर पे जो हर अलग अलग एरिया में क्या क्या समस्या है, तो वहीं पे इसका समस्या की चर्चा करना है और फिर इसका क्या उपाय हो सकता है ये भी आपको बताना है। अभी जो मैं आपको क्षेत्रीय विषमता पढ़ाया तो वही चीज़ को यहाँ जिक्र करना है, समस्या का जिक्र करना है, तब उसके लिए आप उपाय बताएं। आइए इसको ना आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है जब मेंस कहीं बहुत पहले का मतलब कि मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं शॉर्ट पे बनाया था। ज्योग्राफी ऑप्शनल का हालांकि ये है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है एक बार ये मेंस में सॉरी ये जीएस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऐसे में आपको इसमें कई सारे पॉइंट जो है ना ये यूजफुल होगा। देखिए फिर मैं क्या लिखा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। अभी गरीबी लगभग 33% वहाँ है, बेरोजगारी लगभग 10-11% के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय जो अगर देखिएगा अगर स्थिर मूल्य पर लगभग 42,000 के आसपास है। और बिहार के भीतर भी विकास समान रूप से सभी जगह पर नहीं पहुंचा है, मतलब कि हमारे यहाँ जो है ना अंतः जो है ना एरिया पर काफ़ी विषमता पाई जाती है। बिहार के कुछ जिलों या क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित है, मतलब कुछ कुछ विकसित है, कुछ कम विकसित है। अब यहाँ देखिए मैं इकोनॉमिक सर्वे ये 20-21 का ही लिखा हूँ, तो अभी आप यहाँ पे 22-23 का सर्वे का यूज करके डेटा लिखिए। जो मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ वही क्या, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब कुछ अमीर ज़िले हैं और शिवहर, अररिया सब कुछ कुछ क्या है, गरीब ज़िले हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो है ना जिला के स्तर पे काफ़ी विषमता है। तो अब देखिए आखिर ये विषमता का पैटर्न क्या है, हमारे राज्य में जो प्रादेशिक विषमता का आखिर प्रतिरूप या पैटर्न क्या है। अगर आप प्रतिरूप पैटर्न देखिएगा तो एक तो प्रति व्यक्ति आय कहीं ज़्यादा कहीं कम है, फिर क्षेत्रीय विषमता भी है। साउथ में कुछ ज़्यादा ही साउथ बिहार का स्थिति अच्छा है कंपेयर टू नॉर्थ बिहार, क्योंकि नॉर्थ बिहार में तो बाढ़ की समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ना साउथ बिहार में इंडस्ट्री भी है और भी जो चीज़ें होने से वजह से यहाँ स्थिति थोड़ा ठीक है। फिर अंतः क्षेत्र में भी दिक्कत है, जैसे कि आपका देखिएगा पूर्वी जो है जो सीमांचल का इलाका है वो थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है, चाहे एजुकेशन के लेवल पे या और भी लेवल। थोड़ा सा मिथिला का इलाका थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी बाढ़ की समस्या, मतलब कि बिहार में जो है ना समस्याओं का भंडार है। आप चाहे जिला के लेवल पर देखिएगा, अगर क्षेत्र के स्तर पर देखिए तो प्रतिरूप बहुत ही मतलब कि जो है ना कहीं कम कहीं पे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आप ऐसा करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए विकास की समस्या आखिर ऐसा क्यों है, मतलब प्रादेशिक विकास में आखिर प्रादेशिक विकास बिहार में क्यों नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है, पहला बात तो ये है कि भौतिक और भौगोलिक कारण हर एक साल बाढ़ और सूखा की समस्या आती है, जिस वजह से प्रादेशिक विषमता हम दूर नहीं कर पाते हैं। कृषि खराब हो जाता है। औद्योगिक समस्या हमारे यहाँ है बिहार में, मतलब कि जीडीपी में वही मतलब 18-19% हिस्सेदारी है, जबकि राष्ट्र स्तर पर 30% के आसपास है। कृषि का वृद्धि भी बहुत कम है, अभी देखिए आप घट ही गया है, ये भी दिखा सकते हैं आप। कुछ शहरों में ही धन का जो है ना मतलब संकेंद्रण है, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर में, और बाकी फर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया कि बाका, ठीक है ना।
अवस्थिति कारक में इसलिए है क्योंकि बिहार जो है ना एक लैंडलॉक स्टेट है, और लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से ना वहाँ पे बंदरगाह के पहुँच तो हो ही नहीं, और इसलिए राज्य भी ना हम कह सकते हैं पिछड़ा है। बाकी भ्रष्टाचार है, जाति आधारित चुनाव है, प्रवास की समस्या है, और था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, और जनसंख्या तो खतरनाक रूप से बढ़ ही रहा है, और घनत्व भी बिहार का सबसे देश में ज़्यादा है। ये सब ना प्रादेशिक विकास नहीं होने के पीछे मुख्य समस्या है। अब इसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते, देखिए जो समस्या है उसी को दूर कर दो, उपाय अपने आप हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसके उपाय, इसमें पहला उपाय तो यही होगा, भौतिक सुधार करना पड़ेगा, बाढ़ सूखे की समस्या का करना पड़ेगा समाधान, बांध बनाना पड़ेगा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, फिर साथ ही बिजली का उससे हम उत्पादन भी करें, ऐसा कुछ करें। फिर अवसंरचना में सुधार करना पड़ेगा, जैसे सड़क, बिजली, रेल, जलमार्ग, हवाई अड्डा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास पर जोर देना पड़ेगा। पूंजी निर्माण, बैंक को ये कहा जाए कि आप लोन दीजिए। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे कि पश्चिम से उत्तर में गन्ना का है, फिर मिथिला में मखाना का है, खगड़िया में फिर और भी कई सारे जो मक्का का इंडस्ट्री लग सकता है। फिर लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बिहार में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। भागलपुर में कपड़ा रेशम का है, फिर गया है जूट जूट कागज़ पेन, ये सब ना हमको लघु उद्योग में बिहार में फोकस करना चाहिए। फिर क्षेत्रीय विकास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उत्तरी और दक्षिणी के लिए अलग अलग अपनाना पड़ेगा। उत्तर बिहार की अलग समस्या है, दक्षिण की अलग समस्या है, मिथिलांचल की कुछ अलग समस्या है। मतलब कि बिहार को अगर आप देखिएगा ना तो सब जगह की कुछ अलग अलग समस्या है, अलग अलग कुछ खासियत है। तो प्रादेशिक विषमता को दूर करने का एक बेहतर तरीका ये है कि जिस क्षेत्र में जैसी समस्या है आप वैसा वहाँ उसका समाधान करो। बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए एक तरह का जो है ना सोल्यूशन नहीं है। पूर्वांचल की कुछ और है, मिथिलांचल की खासियत कुछ, क्योंकि हर एक एरिया का पोटेंशियल बिल्कुल ही अलग है। हमको जो है ना क्षेत्रीय विकास जो करना चाहिए वहाँ के संसाधनों को, स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ कर, बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं अच्छे से, खनिज आधारित इंडस्ट्री लगना चाहिए। फिर जो है ना दियारा, टाल, चौर, मन में जहाँ भी है ना यहाँ विकास कार्यक्रम चलना चाहिए, और ये सब चीज़ करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपका ना प्रादेशिक विषमता को दूर करने का जो है ना इस तरह से प्रयास हम लोग कर सकते हैं, जिससे बिहार जो है ना विकसित राज्य बन सके। अब इसमें एग्रीकल्चर इसका थर्ड चैप्टर है सर्वे का, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें जब सर्वे का फर्स्ट ही लाइन लिखा हुआ है, यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी सतत विकास लक्ष्य 2030 का एक महत्वपूर्ण घटक गरीबी और भूख का निवारण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में कृषि क्षेत्र को मुख्य भूमिका निभानी है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब कि राज्य की लगभग 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। एनएसओ के अनुसार 50% श्रमिक आज भी कृषि में नियोजित हैं, और यहाँ गंगा के मैदानी भाग का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन भी है कृषि विकास हेतु, और बहुसंख्यक गरीब अभी भी क्या है, कुपोषित है। ये आप ऐसे भी करके अगर मेंस का जब आप आंसर कभी बिहार कृषि पर लिखेंगे, यही डायरेक्ट आप भूमिका न चिपका सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे आखिर वो क्या वजह है कि बिहार में अनुकूल जो है कृषि के लिए परिस्थितियाँ हैं, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भौतिक कारक जलोढ़ मृदा है, प्रचुर ग्राउंड वाटर है, भूआकृति अच्छी है, वर्षा पड़ता है, नदी भी यहाँ बहती है। तकनीकी कारक क्या है, सरकार द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सिंचाई सुविधा की जा रही है, खेत तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है। मांग कारक सबसे बड़ा है क्योंकि 10 करोड़ से अधिक आबादी है, और यहाँ मानव श्रमबल भी है। सरकारी नीति भी अच्छी, क्योंकि अभी सरकार जो है ना 3 कृषि रोड में पूरा कर चुकी, अब चौथा लागू करने जा रही। ये अनुकूल परिस्थितियाँ, हालांकि इस सर्वे में नहीं दिया गया, इसको मैं अलग से इनपुट मैंने दिया हूँ, और आपको इस पूरे सर्वे में अलग से बहुत सारा इनपुट दिया जा रहा है, क्योंकि ये मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और पीटी के लिए भी बनाया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे सर्वे कहता है कि बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि की क्या हिस्सेदारी है। देखिए ये तो हो गया ओवरऑल है, ठीक है ना, ये लेटेस्ट है 21 और 22 का। अब इसमें भी देखिए
देखिए इसमें कृषि में भी देखिए क्या क्या है, फसल का इतना है 11.1 है, पशुधन का 6.6 है, वानिकी का 1.6 है, मत्स्य का 1.8 है। तो आप ये भी चीज़ें याद रख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो 93.06 लाख हेक्टेयर है, और जो कि देश का लगभग 3% है एरिया का। और घनत्व यहाँ बिहार का 1106 है पर वर्ग किलोमीटर। बाकी देखिए एक क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में कि बिहार में जो लैंड पैटर्न, जो लैंड का जो यूज हम लोग करते हैं उसका पैटर्न क्या, भूमि उपयोग का पैटर्न क्या। और ये 2021 के डेटा सर्वे का ही कहता है कि हमारे बिहार राज्य का जो कुल जो भूमि है उसमें जो है ना लगभग 53.9% पर जो ना नेट बुआई होता है, शुद्ध बुआई किया जाता है। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि लगभग 23.3%, जिसमें कि शहर और सब बना हुआ है। प्रति भूमि 11.9% है, और जंगल किस पर कितने पर है, 6.6% पर है। अब यहाँ ध्यान रखिए लगभग जो है ना, देखिए 53.9% शुद्ध बुआई कहने का मतलब ये है लगभग 50.45 लाख हेक्टेयर पे जो है निवल बुआई होता है, मतलब नेट बुआई जहाँ पे किया जाता है। फसल सघनता कितनी, 144 है, याद रखिएगा। और सकल शस्य क्षेत्र कितना है, 72.45 लाख हेक्टेयर है। अब देखिए सकल नेट और सकल में क्या है, जैसे कि मान लेते हैं इसको सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लैंड का टुकड़ा है, ठीक, ये 1 बीघा है, बिहार में बीघा ही चलता है, ये 1 बीघा जमीन है, ओके। अब इस 1 बीघा में किसान ने जो है ना एक बार क्या किया, बुआई किया, ठीक, एक साल में एक बार किया। मतलब कि ये हो गया कि वो एक बार में एक ही बार बुआई करा, लेकिन एक ही किसान जो है ना इसी खेत में एक वर्ष में 2 बार फसल लिया, एक बार मक्का लगाया, एक बार कोई और फसल लगाया। तो अब इसका जो है ना जो फसल सघनता हो जाएगा वो कितना, 200 है, क्योंकि एक ही साल में जो है ना जो 2 बार ये जो ना फसल उगा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जो है यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब सर्वाधिक जो निवल बुआई, मतलब कि जो नेट जो एरिया जहाँ पे सिर्फ बुआई ही होता है वो भोजपुर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड बक्सर में है। और सर्वाधिक जो फसल सघनता है, मतलब कि जो है शिवहर, मतलब कि यहाँ के लोग जो है ना एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह पर ज़्यादा खेती करते हैं। और सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया, ये पीटी का हो गया। अब जोत का अगर आकार देखिएगा बिहार में तो लघु और सीमांत जोत लगभग 75% है, जबकि बड़े जोत वाले मुश्किल से 1% से भी कम है। और यहाँ का औसत जो जोत का आकार है वो 0.39 हेक्टेयर है। ये भी आप पीटी में पूछा जा सकता है, बाकी मेंस में भी लिख सकते हैं। बाकी अगर फसल पैटर्न आप देखिएगा, फसल में देखिए अनाज जो है ना, देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन होता है, इसको याद रखिए। इसमें से अनाज कितना है, 87.9%। फिर दलहन कितना है, 6.4%। तिलहन कितना है, 1.7%। रेफेदार फसला कितना, 0.9%। और ईख कितना है, 3.1%। ये ना कुल उत्पादन में इन लोग की हिस्सेदारी है। अब यहाँ देखिए पीटी का कुछ कुछ फैक्ट लिख दिया हूँ, जैसे कि धान का उत्पादन सबसे उत्पादकता दोनों, उत्पादन रोहतास में, उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर कितना हो रहा है, कितना किलोग्राम हो रहा है, ये रोहतास में ही है। ये भी उत्पादन औरंगाबाद में, यहाँ भी उत्पादकता दोनों सेम है, ये रखिएगा। गेहूँ अधिक रोहतास में, यहाँ पश्चिम चंपारण उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। और उत्पादन सबसे सेकंड नंबर पर कैमूर है, और यहाँ सेकंड पे कौन है, खगड़िया है। मक्का में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है, कटिहार का, फिर पूर्णिया का। इसका उत्पादकता में अररिया सबसे ज़्यादा, पूर्णिया सेकंड स्थान पे। ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पीटी के लेवल पे। बाकी ईख में पश्चिम चंपारण सबसे पहले ज़्यादा उगाता है, उत्पादन करता है। केला में मधुबनी है, फिर अमरूद में नालंदा है, लीची मुजफ्फरपुर है, उत्पादन ये सब चीज़ है। आलू में पटना है, फिर सेकंड नालंदा है। और प्याज में जो नालंदा पहले, फिर पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पर। सब पीटी का है, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब आइए बिहार में बागवानी, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में बागवानी की क्या स्थिति है। तो बिहार में कृषि के विकास में बागवानी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें फल, सब्जी, फूल सब आता है। 2021-22 में जो फूल का जो उत्पादन जो है ना 49.87 लाख टन हुआ। सब्जी देखिए 178.45 लाख टन हुआ। और फूल जो है ना 11.14 हजार टन हुआ। ये सब डेटा आप याद रख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में अगर जा रहे हैं तो मेंस का।
अब देखिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। पहली बात तो 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन चल रहा है, पहली बात ये लिखिएगा। 50% का इसमें अनुदान भी दिया जा रहा है। 11 जिलों में विशेष मखाना विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और किशनगंज में चाय की खेती की जा रही है और चाय को अब बागवानी फसल घोषित कर दिया, तो आप बाग में भी चाय को उगा सकते हैं। ये सब बिहार सरकार के द्वारा बागवानी खेती की दिशा में किए गए प्रयास हैं। अगला ये पशुपालन, इस बार 67 में क्वेश्चन मेंस में पशुपालन से पूछ दिया था। और पशुपालन का देखिए, अगर कोई भी आप बुक्स पढ़िए पशुपालन के बारे में नॉर्मली जिक्र नहीं रहता, ये आपको कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा। अब यहाँ देखिए पशुपालन में क्या है कि पशुपालन ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आय का बहुत बड़ा सोर्स है। खाद्य सुरक्षा में भी सहायक, क्योंकि दूध मीट अंडा सब मिलता है। अब देखिए कुल जो पशुधन जो बिहार में है वो है 3.65 करोड़ है। इधर 19 का डेटा है। इसमें गाय देखिए 40.2% है, फिर बकरियां हैं और भैंस सबसे कम है। ये लिख सकते हैं आप आराम से। बाकी अब सरकार क्या प्रयास कर रही है पशुओं के बेहतरी, क्योंकि बहुत सारा जो है ना आपका बीमारी फैल जाता है पशुओं में भी। तो सरकार के क्या प्रयास है, पशुओं हेतु टीकाकरण कार्यक्रम अलग से चल रहा है, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस चल रहा है, बिहार पशुधन मास्टर प्लान बनाया गया, तो ये जो है ना 18-19 से लेकर ये 22-23 तक चलेगा। फिर प्रजनन फार्म की स्थापना की बात की जा रही है, पशु चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। फिर जीविका दीदी को बकरी पालन के दिया जा रहा है और मुर्गी फार्म हाउस को भी सब्सिडी दी जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं इस दिशा में बेहतर प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब पशुपालन के बाद आइए मत्स्य पालन। इस बार एक क्वेश्चन हिट है, हो सकता है आ जाए मत्स्य पालन, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान करता है बिहार के जीडीपी में। तो यहाँ क्या लिखे हैं कि राज्य के भूमिहीन मजदूरों और कम जमीन वाले किसानों की बड़ी संख्या के लिए मछली पालना जीविका का एक बहुत बड़ा क्या है, साधन है। राज्य जीएसडीपी में इसका हिस्सेदारी कितना है, 4.8% है। राज्य में मछली उत्पादन लगातार बढ़ते हुए 17-18 से जो है ना 87 लाख टन से 21 में देखिए 7.62 लाख टन हो गया, तो बढ़ ही रहा है। और सबसे अधिक कहाँ, मधुबनी में एपीटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है, अब सरकार क्या प्रयास कर रही है मत्स्य को पालन को बढ़ावा देने। पहला सरकार क्या कर रही है देख लीजिए, मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास से, जहाँ जहाँ चौड़ है वहाँ वहाँ जल कृषि का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। नदी मत्स्य पालन का चिन्हित जगहों को जो है ना करके वहाँ मछली पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा है। मछली फसल बीमा योजना ये आपका यहाँ राज्य सरकार का है। खुले पानी में भी फिश फार्मिंग ये ना सरकार, बिहार सरकार का ही ये सब प्रयास हो रहा है मत्स्य के क्षेत्र में। आप इसको लिख लीजिए और ये सर्वे का डेटा है, अब इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब आइए, लेकिन फिर भी मत्स्य पालन में कई चुनौतियाँ, जैसे पहला चुनौती क्या है, ट्रेनिंग की कमी। हमारे मछुआरे ऐसे बिना किसी स्किल के मछली मारते हैं। नदियों में प्रदूषित है, क्यों कहाँ से मछली मारेंगे। मछली पकड़ने वाले यंत्र की कमी है या पुरानी तकनीक है। कोल्ड स्टोरेज का बिल्कुल ही अभाव है बिहार में। बाढ़ की समस्या तो है ही, सब मछली बह जाती है। सूखे की समस्या, मछली आता ही नहीं है। और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा तो चुनौती है ही। ये किसमें है, मत्स्य पालन में। आपको ये सारे एंगल जो है ना लिखने हैं। फिर अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बिहार की जो कृषि के सामने क्या क्या मेन चैलेंजेस या चुनौतियाँ हैं। जब आइएगा तो प्राकृतिक चुनौती में क्या है, उत्तर बिहार में बाढ़, दक्षिण में सूखा, जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, मृदा अपरदन, जल जमाव, ये सब प्राकृतिक समस्या। देखिए इतना अलग अलग डायमेंशन की आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन करो। जब मैं मेंस का जब कराता हूँ, जब आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो इन सब चीज़ों को फोकस करता हूँ कि एक आंसर को कितने अलग अलग एंगल में आप ब्रेक कर सकते हैं। बाकी दूसरा है राजनीतिक इच्छा का क्या कमी है यहाँ पे। भूमि सुधार पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। अपेक्षित निवेश का अभाव है यहाँ पे। और सब्सिडी का भी परिणाम जो है ना उतना अच्छा कृषि क्षेत्र में बिहार में नहीं मिला है। अगर न्यायिक दे 1.5 लाख एकड़ जमीन अभी भी किसमें फंसा हुआ है, मुकदमेबाजी में। अब देखिए क्या समस्या है, कृषि का अवहेलना की जाती है, कृषि शिक्षा का अभाव है, सहकारी कृषि का अभाव है, जनसंख्या का अधिक दबाव है और औसत जोत आकार में भी काफ़ी कमी है, ये समस्या है। फिर आर्थिक समस्या क्या है, ऊंची लागत है खेती करने, किसान कहाँ पैसा लाएगा, उसको लोन नहीं मिल पाता है। फिर कृषि का विविधीकरण का अभाव है। एक किसान अगर एक ही फसल लगातार पिछले 5 साल से लगा रहा है,
वो विविधीकरण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग फसल को ट्राई नहीं कर रहे हैं। कृषि अवसंरचना का दयनीय स्थिति है, मतलब भंडारण की सुविधा नहीं है, वो पर्याप्त रिसर्च की कमी है, कम पैदावार होता है, मार्केटिंग सिस्टम सही नहीं है, किसानों किसानों की गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। फिर भूमि स्वामित्व में भी असमानता है, किसी के पास बहुत अधिक है, किसी के पास कम ही जमीन है। और 97% जो किसान सीमांत, मतलब बहुत ही, जिसका 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये बड़ी समस्या हमारे बिहार की है। अगला यहाँ देखिए, अब इस समस्या को समाधान करने के लिए बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है। अभी हमें प्रयास में देखिए लिख दिया हूँ कि कृषि रोड मैप अभी 3 खत्म हो चुका, चौथा होने वाला है। बिहार राज्य जैविक मिशन लागू किया गया, गंगा किनारे के 13 जिलों पर सब्सिडी की व्यवस्था की गई। फिर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तरकारी ब्रांड का कॉन्सेप्ट लाया गया है। फिर मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, बीज ग्राम योजना है, बागवानी विकास योजना है, जीआई टैग दिया जा रहा है, हर खेत को पानी दिया जा रहा है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर चतुर्थ कृषि रोड मैप, ये देखिए सर, इस सब बजट का मैं डेटा लिया हूँ। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-27 से चलेगा, ये लाया जा रहा है। फिर बजट 23 में कुल न कृषि पर न 3,669 करोड़ रुपये खर्च के प्रावधान हैं। अब कृषि के विकास के लिए अब भारत सरकार क्या कर रही है, इसमें आप लिख सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना है, मृदा हेल्थ कार्ड जो मिल रहा है, फिर केसीसी है, फिर नीम कोटेड यूरिया है, फिर किसानों की आय दोगुनी है। ये सब जो है ना आपको भारत सरकार का मेनली इसमें प्रयास है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए और भी जो कृषि लागत सामग्री या चुनौतियों के समाधान की कोशिश सरकार और क्या क्या कर रही है। देखिए बीज, सरकार बीज दे रही किसके तहत, राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीव्र विकास योजना के तहत। फिर उसके बाद समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम भी है बीज वितरण के लिए। फिर कृषि यंत्र में विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही खरीदने पर। कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, ये पीटी में पूछ चुका है। कृषि उपकरण बैंक, कृषि उपकरण बैंक, इसमें इसके तहत क्या दिए जाते हैं, कृषि यंत्र दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में अलग बिजली की व्यवस्था की जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं जो है ना सुधार के ही प्रयास है। बाकी कृषि ऋण केसीसी द्वारा लोन का अप्रूवल किया जा रहा है, सहकारी बैंकों द्वारा लोन देने की बात की जा रही है, ठीक है ना, ये सब देख लीजिएगा। अगला कृषि विभाग की और भी कई पहल यहाँ, जैसे कि पहल है जैसे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया है। 2019 में शुरू हो गया और 8 जिलों में शुरू किया गया था। अभी पूरे इसको जिले में चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पीटी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, कृषि कैलेंडर के अनुसार खेती हो, मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी कैलेंडर बन गया है, मतलब किस महीने में कौन सा खेती करना चाहिए उसी अकॉर्डिंग खेती हो, अन्यथा खेती नहीं हो। सर्वोत्तम रोपण प्रणाली की विधि प्रयोग किया जाए और खरपतवार पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रयास इसमें लिखा हुआ है जैविक कॉरिडोर की योजना है। फिर 19-20 में जो है ना 13 जिलों में जो है ना जैविक कॉरिडोर बन चुका है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए धान और मक्का के संकर बीजों का पहचान हो चला है। फिर देखिए कृषि विपणन विकास क्या क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में देखिए एपीएमसी एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया गया है। अब इसके जगह क्या किया गया है, मौजूदा बाजार प्रांगण में, मतलब कैंपस में, अब सरकारी बाजारों के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार ही जो है उस बाजार को क्या करे, चला रही है। राज्य के सभी बाजारों में आधारभूत संरचना के विकास है, तो सरकार ने 2700 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो कि बहुत बड़ा निवेश इस क्षेत्र में देखा जाता है। फिर राज्य में कृषि विपणन पायतंत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि उत्पाद मूल्य वर्धन प्रणाली की स्थापना की है। मतलब कि बिहार सरकार जो कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये चीज़ को एक सिस्टम लॉन्च किया, बिहार कृषि उत्पाद मूल्य वर्धन प्रणाली की स्थापना की है। सभी 38 जिलों में जो है ना 100 नोड बनाया गया है, 1 नोड 2 नोड, ताकि लिंकेज बना रहे। बिहार के 22 बाजार को ई नैम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में भी क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। और कृषक उत्पादक संगठनों को तेज़ी से भी विकसित की जा रही है। इतना जो है ना आप लिख देंगे किसमें, कृषि विपणन में। नेक्स्ट जो है अगला है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, हाँ, एक भंडारण। बिहार सरकार भंडारण पर भी फोकस कर रही है। अभी हाल ही में जो है ना क्षमता बढ़ के 5.75 लाख टन हो गया है। और ये कब बना था, बिहार खाद्य भंडार निगम 1962 में बना था। क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है।
फिर बिहार में ये सिंचाई, देखिए सिंचाई में क्या है कि सिंचित क्षेत्र जो बिहार में है जो है सकल सिंचित, मतलब कि सकल मतलब क्या कि जितना बार खेती होता है उतना बार हम पानी खेतों में डाल रहे हैं, उस सबको सकल में रखते हैं। तो सकल जो है कितना है 54.96 लाख हेक्टेयर सकल जो है सिंचित क्षेत्र है। ठीक, फिर सिंचाई के मेन स्रोत क्या है, नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है और अन्न है। नलकूप में सबसे ज़्यादा, देखिए ये पीटी में पूछ सकता है, फिर नहर है, फिर तालाब है, अन्न में 3.7। तो ये मैचिंग में आएगा या आगे पीछे कर करेगा, तो इसको ध्यान सबसे अधिक क्या है, नलकूप या आपका कुएँ हैं 63.4%। फिर जो सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र कहाँ है, रोहतास में है, और सबसे कम कहाँ है, शिवहर है में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी सिंचित क्षेत्र लगभग वही 54.96 लाख हेक्टेयर है, जो कि 100% का है। अब बिहार में देखिए चरम सिंचाई, जितना भी सिंचाई का जो उपलब्ध जो संसाधन है उसको चरम में टोटल मिला के जो है ना सिंचाई क्षमता कितना है, 117.5 लाख हेक्टेयर है, जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी यूज कितना क्षमता हो रहा है, मात्र 68.96 लाख हेक्टेयर। बाकी सिंचाई के विकास हेतु जो क्या क्या पहल किया जा रहा है, बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं का विकास किया जा रहा है। पहली बात, बिहार में सिंचाई भवन पटना में एक सूचना यंत्र स्थापित किया गया है, मतलब कोषांग किया गया है। पश्चिमी कोसी नहर योजना को 22-23 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का प्रयास है। कमला नदी पर बराज निर्माण का प्रयास है। बांध को टूटने से बचाने हेतु पटना में गणितक मॉडलिंग केंद्र और भौतिक मॉडलिंग केंद्र बीरपुर में स्थापित की जा रही है। मतलब ये मॉडलिंग केंद्र ये पीटी में पुस्तक कहाँ, दो शहरों में स्थापित किया जाए, पटना में है एक, आपका पटना में है, और एक बीरपुर, एक सुपौल में है। कहाँ पे, ये सुपौल में स्थापित की जा रही है। मतलब कि क्योंकि बिहार में काफ़ी सारे बांध है, नदियों पे बांध अगर टूट जाए तो उसको ना रियल टाइम कैसे मैसेज मिले, उसके लिए जो ये मॉडलिंग केंद्र की स्थापना बिहार में दो जगह, बीरपुर और पटना में जो है ना स्थापना किया गया है। फिर जो है ना अगला आप यहाँ आइए कि इतना जो सरकार जो कर रही है कृषि के क्षेत्र में, आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ा है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ देगा कि या तो पूछेगा कि कृषि रोड मैप का क्या प्रभाव पड़ा है, या सरकार और लोगों के द्वारा किए गए कौन से प्रयास जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना डाला है किस पर, कृषि पर। देखिए पहली बात तो यह है खाद्यान्न उत्पादन उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुआ, यही आपको एग्जाम सेम लिखना है। अब यहाँ देखिए क्या आप यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 17-18 में कितना उत्पादन हुआ और अभी देखिए कितना उत्पादन हो रहा है। और अनाजों की उत्पादकता लगभग 3000 kg पर हेक्टेयर है बिहार में, ये भी लिख सकते हैं। कृषि निर्यात में वृद्धि पहले 3 करोड़ था 2005 में, आज देखिए 3276 करोड़ कृषि कृषि का हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं बिहार। फिर SGDP में 20% योगदान और 50% योगदान श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं। चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन हेतु 5 कृषि कर्ण पुरस्कार केंद्र सरकार को दिया गया है। कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना को जय टैग भी दिया गया है, ये भी इसका जो है प्रभाव ही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिला है। किसानों को उचित मुनाफा और आय में वृद्धि हो रही है, और अभी भी लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए हमको कृषि के विकास के लिए। पहला तो हमको जनसंख्या कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए। सहकारी कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, जैविक कृषि पर बल दे सकते हैं, कृषि में निवेश करना पड़ेगा, परिच्छन बेरोजगारी को समाप्त हेतु लघु उद्योग लगाना पड़ेगा, और नीतियों का जो है ना प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और एक निजी निवेश को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ला सकते हैं। इससे चीज़ें क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए 65 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। बिहार कृषि में 91 से समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। ये तो ठीक है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट का पूछा है बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए, तो मैं इसको भी बता ही दिया। फिर भारत में आर्थिक सुधारों के बाद, ये तो खैर छोड़ दीजिए, नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ से आप कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जब पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको जो है ना इजीली जो है ना दे सकते हैं।
ठीक है, अभी था वही नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। एक और देखिए क्वेश्चन यहाँ जो है ना पूछा है, इसमें तो खैर नहीं है, हाँ ये क्या नाम है, हाँ इसमें 56 क्वेश्चन फिर पूछा है, भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए, कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरी बताइए, कृषि उपज विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताया, देखिए डायरेक्ट एक सर्वे में दिया है, इसलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जो है ना अब महा जरूरी हो गया है। नहीं तो देखिए यही अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कृषि विपणन विकास में सरकार क्या कही, 5-6 पॉइंट लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना मैं अभी आप लोग से डिस्कस किया हूँ। अब इसमें कुछ और एक सूचना देख लीजिए। अभी 68 मेंस को ध्यान में रखते हुए 70 दिन का मेंस डेली अनफेटिंग प्रोग्राम शुरू किया। 70 दिन का हुआ था और इसमें पर डे 5 क्वेश्चन दिया जाता है और लगभग मेरा टारगेट है कि जब तक आपका 68 का मेंस ना हो जाए तब तक 350 के आसपास मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड का करा दिया जाए और निबंध भी लगभग 100। तो इसी को ध्यान रखते आज से 10 दिन पहले 68 बीपीएससी मेंस के लिए जो है ना अनफेटिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। और अभी जो है ना 5 मार्च से इंडियन पॉलिटी शुरू हो रहा है। इसमें हालांकि हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें देखिए 5 मार्च से जो आपका इंडियन पॉलिटी शुरू हो रहा है, जिसमें आईआर का भी टॉपिक है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल में प्लान दे दिया हूँ 5 मार्च से लेके 21 मार्च तक। 5 मार्च को क्या है, 6 से 10 क्या पढ़ना है, 11 से 12 क्या होगा, 13 से 14 क्या होगा, 15 से 17 क्या होगा, फिर 18 से 19 क्या होगा। मतलब ये 15 दिन में पूरा इंडियन पॉलिटी अच्छे से, और फिर जितना भी मैक्सिमम जो आईआर का सेक्शन है वो इसमें कवर इजीली कर लेंगे। दूसरा जो है इसी बीच में आपका देखिए इतना ऐसे का भी टॉपिक कराएंगे जिसमें कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया, महिला सशक्तिकरण और बिहार विशेष में 2 ऐसे करेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, क्योंकि इस बार का थीम है बिहार दिवस का, और प्राकृतिक आपदा पर करेगा। इस प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, पर डे आपको 5 क्वेश्चन जिसमें कि 3 पॉलिटी का दिया जाएगा, 1 करंट का और 1 डीआईबी प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाता है और इसका आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और इसका मॉडल आंसर भी इसमें दे दिया जाता है। और मैं कॉपी जो आप जब भेजते हैं उसका मैं चेक जो है ना वीडियो के थ्रू आपको करता हूँ ताकि आपको एक बेहतर फीडबैक मिल सके। तो बाकी इसमें यही प्रयास है कि आपका डेली अनफेटेड प्रोग्राम से चीज़ें सही हो जाए। तो ये अगर जो ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल करके जो है पता कर सकते हैं। बाकी अब इसमें जो है ना सर्वे में दूसरा जो है वीडियो जो मेरा आएगा उसको ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद जो है ना अभी ये तो पहला वीडियो है, कोशिश करेंगे 6 से 7 वीडियो में पूरा सर्वे और बजट ख़त्म हो जाए और इसमें पीटी मेंस ऐसे सब के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 2 चैप्टर शुरू कवर करेंगे, ऐसे करके 2-2 करके पूरा हम कवर कर लेंगे। बाकी एसे का जहाँ तक बात है, एसे के रिगार्डिंग मेरा 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। 6वां वीडियो जल्द ही आएगा। बाकी और भी मेंस को लेके जो भी चीज़ें होगा यूट्यूब पे जो है आपको आता रहेगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।